All right. So we'll start with quickly revising two uses of dimensional analysis that we saw. हम लोगों ने दो यूजेस देखे थे डायमेंशनल एनालिसिस के एंड बेसिकली उसमें से पहला यूज ये था, इफ यू रिमेंबर, टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। तो हम लोग फिजिकल इक्वेशन का करेक्टनेस कैसे चेक करते हैं, डायमेंशनल करेक्टनेस मतलब, और उसको हमने बोला था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में नॉर्मली क्या होता है कि एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे जितने भी टर्म्स होंगे सबके सब टर्म्स का डायमेंशंस सेम होना चाहिए। मैंने एग्जांपल लिया था यू इज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर का भी एग्जांपल ले सकते हो। तो जो पहला यूज था डायमेंशनल एनालिसिस का, दैट टेल्स यू डायमेंशंस ऑफ एस शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ यू टी एंड इट शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ हाफ यू टी स्क्वायर। तो हाफ तो वैसे भी कांस्टेंट है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो डायमेंशंस ऑफ एस आपको पता है लेंथ रेज टू वन होता है, और यू टी this will be basically velocity length raised to 1 time raised to minus 1 और t time raised to 1, तो length raised to 1 आ जाएगा ये। so also 1/2 at square अगर आप देखोगे तो उस केस में भी डायमेंशंस l raised to 1 आएगा। तो हर एक टर्म का डायमेंशंस सेम है। सिमिलरली वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस का भी आप देखोगे तो डायमेंशनली सेम आएगा। तो वेलोसिटी स्क्वायर आएगा बेसिकली लेंथ रेज टू 2 टाइम रेज टू -2। तो ये पहला यूज़ था ये, वेयर हमने ये देखा कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे कितने भी टर्म्स होंगे तो उन सब का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ये था पहला यूज़। दूसरा यूज़ हमने ये देखा कि अगर हम लोगों को एक फिजिकल इक्वेशन में रिलेटेड क्वांटिटीज़ जो है, रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है, उसका इक्वेशन ही याद नहीं है, मतलब बेसिकली हम वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। हम लोगों ने एक सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लिया था, मैंने आपको बताया था हमारे पास एक पेंडुलम है, उसका एक स्ट्रिंग है बेसिकली ऑफ लेंथ एल, बॉब है, उसका मास m है। हमने उसको यहाँ पे लाके रिलीज़ कर दिया ए पोजीशन पे। इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड टी का इक्वेशन मुझे याद नहीं था, तो हमने क्या किया, हमने बोला कि इट इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ रेज टू सम पावर ए, एंड ए पता नहीं था, वी हैव टू फाइंड। फिर हमने बोला टाइम पीरियड इज़ प्रोपोर्शनल टू मास रेज टू सम पावर बी, एंड टाइम पीरियड इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी रेज टू सी। तो बाद में हमने इन तीनों को कंबाइन कर दिया था, एल रेज टू ए, एम रेज टू बी एंड जी रेज टू सी। देन प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के एक कांस्टेंट लिख दिया था, एंड रिमेंबर दिस कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो एल रेज टू ए, एम रेज टू बी और जी रेज टू सी। देन अकॉर्डिंग टू व्हाट आई सेड अर्लियर, मैंने आपको जो पहले बताया है, डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन शुड बी सेम। तो टी, और हम लोग सिर्फ डायमेंशनली अलग कर रहे हैं, एल का लेंथ स्मॉल एल का डायमेंशन एल होता है, एल रेज टू ए, m is mass m raised to b, and acceleration due to gravity g, basically it is L1 t minus 2 raised to c, क्योंकि acceleration due to gravity is acceleration basically। then यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड पे L0 m0 और t1 ऐसा एडजस्ट किया। राइट हैंड साइड पे आपका आ गया L रेज टू a, m रेज टू b, L रेज टू c, t रेज टू -2c। उसके बाद हम लोगों ने एल रेज टू 0, एम रेज टू 0, टी रेज टू 1, और राइट हैंड साइड पे हमने क्या किया था, राइट हैंड साइड पे हम लोगों ने सिर्फ जिसका बेस सेम है उसके पावर्स को हमने कंबाइन कर दिया। तो एल रेज टू ए प्लस सी, एम रेज टू बी एंड टी रेज टू -2c। देन व्हाट वी हैव डन इज, जो सेम क्वांटिटीज है जैसे एल एल लेंथ, उसके
पावर्स दोनों साइड पे सेम होने चाहिए। तो a प्लस सी इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, माइनस 2c इक्वल टू 1। तो c मिल गया माइनस हाफ, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a मिल जाएगा प्लस हाफ, और b तो वैसे भी 0 है। तो हमको ये a b c की वैल्यू मिल गई। हम लोगों ने a b c की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो t इज इक्वल टू k l रेज टू हाफ, m रेज टू 0 एंड g रेज टू माइनस हाफ। So t is equal to k अंडर रूट ऑफ l बाई जी। तो ये आपको मिल जाता है इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर अ सिंपल पेंडुलम, और k की वैल्यू आती है 2 पाई, एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू आती है, राइट। तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। नाउ विल गो टू नेक्स्ट एंड थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ऑलराइट, तो थर्ड एप्लीकेशन क्या है डायमेंशनल एनालिसिस का? टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर between the units of a physical quantity of the same physical quantity in two different systems. So to find the conversion factor between the units of the same physical quantity of the same physical quantity in two different systems, in two different system of units. मतलब करना क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमको पता है 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, एंड वी नो मेनी सच कन्वर्जन्स, जैसे 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो ऐसा इससे CGS में हमको लेंथ के लिए कन्वर्जन पता है, राइट। पर हो सकता है कि बाकी जो डिराइव्ड यूनिट्स है, जैसे एनर्जी, एनर्जी का ऐसा यूनिट है जूल, उसका CGS यूनिट है अर्ग। तो हमको ये पता करना है हाउ मच इज़ 1 जूल इन अर्ग बेसिकली। ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज़ है, राइट। तो अगर हमको देखना है कि व्हाट इज़ हाउ मच इज़ 1 जूल इन अर्ग, तो हम लोग क्या करेंगे? वी कैन मेक यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस फॉर दैट। सो लेट्स से लेट 1 जूल इज इक्वल टू x अर्ग, हम मान लेते हैं 1 जूल ये x अर्ग है, ओके। अब हमको डायमेंशंस ऑफ जूल मतलब एनर्जी पता होना चाहिए, ओके। तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर एनर्जी और वर्क एक ही है, सेम है। डायमेंशनल फार्मूला फॉर वर्क इज पता होना चाहिए आपको, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है ये। फोर्स मतलब m1 l1 t-2 की मास इंटू एक्सेलरेशन, इंटू डिस्प्लेसमेंट अलग से आता है, तो m1 l2 t-2 होता है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क इज m1 l2 t-2, राइट। तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर वर्क इज दिस दैट वी नो। Therefore what we can write 1 joule is x अर्ग। देखो लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड है, दोनों साइड पे फिजिकल क्वांटिटी जो है वो सेम है। दोनों साइड पे क्या है? वर्क या एनर्जी एनर्जी है। तो मैं ऐसा करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखता हूँ m1 रेज टू 1, l1 रेज टू 2, t1 रेज टू -2। ये 1 जो सफिक्स है, ये सिर्फ आपको ये बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसा सिस्टम है x अर्ग। So x into m2 raised to 1, l2 raised to 2, t2 raised to -2। और ये जो 2 है ये आपको बताता है ये CGS सिस्टम है। So where suffix 1 and 2, suffix 1 indicates SI units and 2 indicates CGS units, राइट। तो 1 जूल x अर्ग था, तो हमने क्या किया? हमने सिर्फ दोनों साइड पे डायमेंशनल फार्मूला लिख लिया वर्क का, और x इज कन्वर्जन फैक्टर।
तो एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में जाओगे तो जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, राइट, तो कन्वर्जन फैक्टर 100 है। 1 मीटर इन ऑफ लेंथ इन एसआई इज 100 सेंटीमीटर इन सीजीएस, तो कन्वर्जन फैक्टर 100 है, वहाँ पे 10 पावर 2 है। तो यहाँ पे x है, तो x फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू m1 रेज टू 1 l1 रेज टू 2 t1 रेज टू -2 अपॉन m2 रेज टू 1 l2 रेज टू 2 t2 रेज टू -2। जस्ट अ मिनट। ओके, राइट, तो m1 रेज टू 1 l1 रेज टू 2 t1 रेज टू -2 अपॉन m2 रेज टू 1 l2 रेज टू 2 एंड t2 रेज टू -2। बहुत सिंपल सा चीज़ था। अब क्या करेंगे हम लोग, जो जो सेम फिजिकल क्वांटिटीज है उसको जस्ट सेपरेट कर लेंगे। जैसे m1 अपॉन m2 वोल रेज टू 1, l1 अपॉन l2 वोल रेज टू 2, t1 अपॉन t2 वोल रेज टू -2, राइट। अब हमको पता है कि एसआई सिस्टम में मास होता है किलोग्राम में, लेंथ होता है मीटर में, और टाइम होता है सेकेंड में। सीजीएस में ग्राम, सेंटीमीटर एंड सेकेंड। सो इन एसआई सिस्टम length is in meter, mass is in kilogram, and time is in seconds. So L1 is in meter, N1 is in kg, and T1 is in second, right? Similarly in CGS system, L2 is in centimeter, M2 is in gram, and T2 is in second again. Okay, ये G is not accident due to gravity, it is gram. अब करना क्या है, देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ m1 क्या है, मास है, तो किलोग्राम में लिख लेंगे, क्योंकि m1 ये एसआई सिस्टम था, 1 मतलब एसआई सिस्टम था। m2 ये ग्राम है, तो g में लिख लेंगे, रेज टू पावर 1 था। l1 लेंथ है मीटर में, और नीचे सेंटीमीटर है, l2 रेज टू 2 है, और सेकेंड अपॉन सेकेंड रेज टू -2 है बेसिकली। अब आपको पता होना चाहिए 1 किलोग्राम मतलब कितना ग्राम। सो 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम्स, 10 पावर 3 ग्राम अपॉन ग्राम। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 10 पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। एंड सेकेंड तो वैसे भी गया, तो 1 रेज टू एनीथिंग इज जस्ट 1, तो सेकेंड कैंसिल हो गया, तो 1 रेज टू -2 इज ऑल्सो 1 अगेन। अब ग्राम भी कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर भी कैंसिल हो गया, तो यह आया 10 पावर 3, और ये 10 पावर 2 का पावर 2 मतलब 10 पावर 4, मतलब 10 पावर 7। तो x की वैल्यू आपको मिल गई 10 पावर 7। इसका मतलब आप लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस से आपने कन्वर्जन फैक्टर निकाल लिया है। तो 1 जूल इज x अर्ग, मतलब 1 जूल इज 10 पावर 7 अर्ग, राइट। तो what we have done is just found out conversion factor from one system of units to another system of units with the help of dimensional analysis। मैं वापस बता रहा हूँ हम लोगों ने किया क्या है। हमको सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करना था। सो आई विल आल्सो राइट डाउन लिटिल बिट ऑफ थ्योरी नाउ, जस्ट अ मिनट। या, सो dimensional analysis can be used to find conversion factor between the units of सेम फिजिकल क्वांटिटी। सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा तो ही कन्वर्जन फैक्टर की बात होती है, बिटवीन द यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स एज
two different system of units as follows. So we are just taking an example. Let us find how much is 1 joule in ergs, right? Erg, because we don't write plural. If you remember, हम लोग plural नहीं लिखते हैं basically, right? तो हमने क्या किया, हमने मान लिया 1 जूल x अर्ग है, फिर डायमेंशनल फार्मूला हमको पता होना चाहिए, सॉरी फॉर दिस, फिर डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए किसका, वर्क का या एनर्जी का, वर्क, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सबका डायमेंशनल फार्मूला सेम है। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या है, m1L2T-2। देन लेफ्ट हैंड साइड पे जूल में था, तो हम लोगों ने लिख लिया m1⁻1 L1⁻2 T1⁻2 x टाइम्स ऑफ m2⁻1 L2⁻2 एंड T2⁻2। सफिक्स 1 मतलब SI यूनिट्स एंड सफिक्स 2 मतलब CGS यूनिट्स। फिर नॉर्मल मैथमेटिक्स, x इज इक्वल टू m1/m2⁻1 L1/L2⁻2 T1/T2⁻2। फिर हमको पता है SI सिस्टम में लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में, और CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। फिर मास के लिए हमने kg यूज़ किया SI में, CGS में ग्राम, लेंथ के लिए मीटर और CGS में सेंटीमीटर, और दोनों में सेकंड होता है टाइम। फिर 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम्स एंड 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। एंड देन सिंप्लीफाइंग हमको x की वैल्यू मिल गई 10⁻7। ओके, सो बेसिकली दिस इज हाउ यू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बहुत सिंपल है, कन्वर्जन फैक्टर ऐसा निकाला जाता है, वेरी सिंपल थिंग, राइट? तो इफ यू अंडरस्टूड दिस, वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक नाउ। बहुत सिंपल था ये। अब जो हमने 3 यूजेस देखे डायमेंशनल एनालिसिस के, इसके कुछ लिमिटेशंस है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो डायमेंशनल मतलब वो जो आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखते हो, जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने लिखा k t इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ L/G, तो वो जो k है वो डायमेंशन लेस ही होना चाहिए बेसिकली, राइट? तो वो जो डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, पहली बात तो वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। दूसरा, उस डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली ही ऑब्टेन हो सकती है। 2 लिमिटेशंस हो गए। तीसरा, जिस फिजिकल इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऐसा आ गया, उसके लिए डायमेंशनल एनालिसिस यूज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कभी लिखा है क्या साइन थीटा मीटर? लिखोगे भी नहीं कभी, क्योंकि डायमेंशनलेस होता है, राइट? तो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज के लिए, जब डायमेंशनलेस है तो फिर मैं डायमेंशन है ही नहीं, तो डायमेंशनल एनालिसिस यूज कहाँ से करूँ? When a physical quantity doesn't have any dimensions, you cannot use dimensional analysis there, right? Next limitation, कभी कभी ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स होते हैं वो डायमेंशन लेस नहीं होते, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट? कब देखते हो ये? जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हो, तो उस केस में जो कांस्टेंट आता है वो डायमेंशन लेस नहीं है, वो डायमेंशंस है उसके। तो उस केस में जो मैं ओरली बोल रहा हूँ, मैं वो सब लिख के दूंगा, उस केस में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग यूज नहीं कर सकते, ये मेथड यूज नहीं हो सकती। लास्ट थिंग इज दिस, डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग सिर्फ बता सकते हैं कि एक इक्वेशन में जितने भी टर्म्स है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। हो सकता है कि एक इक्वेशन में 3 टर्म हो, डायमेंशनली करेक्ट है, मैंने चौथा टर्म लिख दिया फिर भी डायमेंशनली करेक्ट है, मैंने पांचवा लिख दिया फिर भी डायमेंशनली करेक्ट है। तो आई कैन नॉट टेल कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, लेकिन डायमेंशनली हर टर्म करेक्ट है मैं बोल सकता हूँ। एनीवेज, तो जो कुछ मैंने अभी ओरली बताया, इट्स टाइम टू पुट दैट ऑन पेपर हियर, ऑन बोर्ड हियर। तो हम लोग बात कर रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस,
and that is 1.6.2 according to your textbook. Limitations of dimensional analysis. Dimensional analysis. पहला लिमिटेशन, एज आई टोल्ड यू, क्या था पहला लिमिटेशन? जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं उसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली ही निकाली जा सकती है, राइट? सो द वैल्यू ऑफ dimensionless constant can only be obtained with the help of experiments. With the help of experiments. Example, t is equal to k under root of L by g. Value of k is found out to be 2 pi experimentally. Right. दूसरा मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और जो भी फंक्शंस जिसके डायमेंशन नहीं होते उसके लिए आप ये यूज कर ही नहीं सकते हो. सो डायमेंशनल एनालिसिस cannot be used for or where this kind of functions are involved. So dimensional analysis cannot be used to derive relations between, it's better to say to derive relations between, to derive relations involving or between, involving कौन कौन सा फंक्शन बताया मैंने? एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन, exponential, क्यों नहीं? Because this kind of functions are dimensionless, right? And other such functions which are dimensionless, and other such functions which are dimensionless. तो वन में आस्क, इसके अलावा और कौन से फंक्शन जो डायमेंशनलेस है? तो आप दो फंक्शन का प्रोडक्ट ले लो, फॉर एग्जांपल e रेज टू x sin x, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट भी तो डायमेंशनलेस होगा. तो इसलिए मैंने लिखा है एंड अदर सच फंक्शंस व्हिच आर डायमेंशनलेस. तो जो भी डायमेंशनलेस फंक्शन है उसके लिए डायमेंशन एनालिसिस यूज नहीं हो सकता. उसके बाद मैंने बताया था कि ये जो मेथड है डायमेंशन एनालिसिस जो है ये आप तभी यूज कर सकते हो जब कांस्टेंट डायमेंशनलेस हो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, राइट? सो डायमेंशन एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड, dimensional analysis cannot be used if the constant of proportionality, if the constant of proportionality is not a dimensionless quantity, is not a dimensionless quantity. तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमेशा डायमेंशनलेस होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज. एग्जाम्पल, दो तीन टाइप के एग्जाम्पल दे सकते हैं. एग्जाम्पल, राइट? तो ग्रेविटेशनल फोर्स, एग्जाम्पल
gravitational force between 2 point masses m1 and m2. So that is given by F is proportional to m1 m2 upon r square. तो F is equal to g m1 m2 by r square. यहाँ पे g ये डायमेंशनलेस नहीं है, g is not dimensionless. एग्जाम्पल नंबर 2, तो आपने पहले देखा ग्रेविटेशनल फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी यही होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी यही होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक force is proportional to q1 q2 by r square. तो फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के जिसकी वैल्यू 1/4πε आती है, तो हम देखेंगे आगे q1 q2 by r square. तो k भी यहाँ पे डायमेंशनलेस नहीं है, नॉट डायमेंशनलेस. देयर आर अदर सच कांस्टेंट्स, राइट. और एक चीज़ याद रखना, मैं आपको बिफोर हैंड बता देता हूँ, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर साथ में पढ़ना होता है. मैं बताऊंगा क्यों. बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ कि ऑलमोस्ट 2 चैप्टर को एक चैप्टर में एक्सप्लेन कर दूंगा. मतलब बेसिकली मैं लूँगा दोनों, बट क्या होता है कि आपको याद नहीं रखना पड़ेगा. अब ग्रेविटेशन समझाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक समझाए, सिंपल. ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अपने आप आ जाएंगे. तो वी विल डू दैट, और एवरीथिंग विल बी इन डिटेल, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दोज थिंग्स. आई विल नॉट कट इट शॉर्ट एनीवेयर. इनफैक्ट आपके जो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, आई थिंक इट इज़ 1.8 नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इज 1.8.2, ये डिलीट किया हुआ है, मैं पढ़ाने वाला हूँ. क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स अगर आपको नहीं आता तो JEE नीट के क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होते. तो मैं लेने वाला हूँ, नो मैटर कि वो उन्होंने काट दिया, आई डोंट केयर, आई विल टेक इट. नेक्स्ट, तो 3 लिमिटेशंस हमने देखे, चौथा बाकी है. तो चौथा मैंने बताया था आपको, मैंने क्या बताया था आपको चौथा, कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, उसमें 3 टर्म्स है जो डायमेंशनली करेक्ट है, उसमें मैंने चौथा टर्म ऐड कर दिया, वो भी डायमेंशनली करेक्ट है, उसमें मैंने 5वां टर्म ऐड कर दिया, वो भी डायमेंशनली करेक्ट है. तो अभी मुझे कैसे पता कि कौन सा इक्वेशन इज राइट एंड विच इज रॉन्ग? मतलब मैं आपको बताता हूँ, मतलब इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ, फिर लिख लेंगे. एग्जाम्पल s इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर, राइट, करेक्ट. s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर. ओके, तो अगर आप देखोगे पहले इक्वेशन में s के डायमेंशंस और हाफ AT स्क्वायर के डायमेंशंस दोनों सेम आते हैं. हमने ऑलरेडी देखा, ये आता है लेंथ रेज टू 1. दूसरे इक्वेशन में s के डायमेंशंस, ut के डायमेंशंस, हाफ AT स्क्वायर के डायमेंशंस सब सेम आता है, मतलब लेंथ रेज टू 1 आता है. अब मुझे कैसे पता कि इक्वेशन नंबर 1 करेक्ट है कि इक्वेशन नंबर 2 करेक्ट है? मतलब ये याद रखना पड़ेगा आपको कौन सा करेक्ट है. हो सकता है मैंने तीसरा टर्म डाल दिया यहाँ पे और उसका भी डायमेंशन L/1 आ रहा है. तो ऐसा है कि जो इक्वेशन है, राइट, उसमें 10 टर्म भी हो सकते हैं, 10 के डायमेंशन सेम हो सकते हैं, राइट. और सेम टाइप का इक्वेशन है जिसमें 3 ही टर्म है और तीनों के डायमेंशन सेम है. हमको पता कैसे? जैसे यहाँ पे पहले इक्वेशन में 2 ही टर्म है, एक लेफ्ट हैंड साइड पे, एक राइट हैंड साइड पे. दूसरे में 3 टर्म है, एक लेफ्ट हैंड साइड पे, 2 राइट हैंड साइड पे. तो हाउ डू आई नो विच इज़ करेक्ट? तो यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस फेल होता है. तो दैट्स वन लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. So if the correct equation contains some more or less
ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, मोर और लेस टर्म्स ऑफ द सेम डायमेंशंस of the same dimensions, it is not possible to know about the presence of about the presence of extra terms using dimensional equation. एग्जाम्पल हमने लिखा है, दिस इज रॉन्ग डेफिनेटली एंड दिस इज राइट डेफिनेटली। तो हमको ये पता करना हमारे डिफिकल्ट है, राइट? सो इक्वेशन 1 and equation 2, above equations 1 and 2 are both dimensionally correct, but equation 2 is complete equation, right? तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, फिजिकल इक्वेशन का करेक्टनेस सिर्फ डायमेंशनली पता लगाया जा सकता है। इवन हाफ, वहाँ पे जो कांस्टेंट है हाफ, वो हाफ है या 2 है या 3 है, वो बता नहीं सकते हम लोग। तो ये और एक लिमिटेशन है, करेक्ट? तो नॉर्मली 4 लिमिटेशन है उसके। पहले तो जो कांस्टेंट आएगा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट आएगा, उसकी वैल्यू सिर्फ एक्सपेरिमेंटली मिल सकती है। दूसरा, जिस इक्वेशंस में या फिर जहाँ पे लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात हो, वहाँ पे हम लोग इक्वेशन डिराइव करने के लिए डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फंक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये डायमेंशन लेस फंक्शंस है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, इनको डायमेंशन नहीं होते बेसिकली। तो डायमेंशंस नहीं, तो डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करने का पॉइंट ही नहीं है। तीसरा, हमने देखा जिस फिजिकल इक्वेशन में कॉन्स्टेंट्स डायमेंशन लेस नहीं होंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, तो वहाँ पे भी यूज़ नहीं हो सकता। तो डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उस इक्वेशन में डायमेंशन लेस ही होना चाहिए, इट कैन नॉट हैव डायमेंशंस, राइट? चौथा लिमिटेशन मैंने अभी अभी आपको बताया, एक इक्वेशन में 3 टर्म्स है, तीनों डायमेंशनली कंपैटिबल है, मतलब कंसिस्टेंट है, तीनों के डायमेंशन सेम है। और एक दूसरा इक्वेशन है, उसमें 2 ही टर्म है, डायमेंशनली सेम है। हाउ डू आई नो इक्वेशन 1 करेक्ट, इक्वेशन 2 करेक्ट? तो ये हमको तो वैसे डिराइव ही करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, दैट इज व्हाट आई वांट टू से, इट कैन बी ओनली एस्टैब्लिश्ड यूजिंग डेरिवेशन, अदरवाइज देयर इज नो वे आउट, राइट? तो यहाँ पे हमारा 1.6 खत्म हो गया टॉपिक। आपके स्टेट बोर्ड के हिसाब से चल रहा हूँ मैं। 1.7 एक्यूरेसी, प्रिसिशन एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, ये उड़ा दिया है आपके सिलेबस में से, सो you don't have to worry about that thing. Today we will start with errors in measurement. मैं आपको एक रफ इंट्रोडक्शन देता हूँ पहले कि हम लोगों को एरर्स में क्या क्या पढ़ना है, फिर देन वी विल स्टार्ट मेकिंग नोट्स इन अ प्रॉपर वे। सबसे पहले तो एरर का मतलब क्या, ये पता होना चाहिए। व्हाट इज एन एरर? तो मेजर्ड वैल्यू में और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एरर, राइट? द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू और रियल वैल्यू, बेसिकली ऐसा बोल सकते हो, राइट? डिपेंड बुक टू बुक। सो यू कैन से द डिफरेंस बिटवीन द रियल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, दैट इज एरर। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। हाँ, मैंने एक छोटा सा वॉल बेरिंग लिया। वॉल बेरिंग आपको पता है कहाँ यूज़ करते हैं, साइकिल्स में यूज़ होता है, वो बहुत जगह पर यूज़ होता है बेसिकली। और ये जब वॉल बेरिंग मैंने लिया तो इसके पैकेट पे लिखा हुआ था कि इसका जो डायामीटर है
डी उसकी वैल्यू है 0.212 सेंटीमीटर मान लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। अब जब मैंने मेजरमेंट किया तो मैंने एक वर्नियर कैलिपर यूज़ किया या फिर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज़ किया और मैंने मेजरमेंट किया, मुझे मिल गया 0.210 सेंटीमीटर। ये था रियल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, या तो गिवन वैल्यू, और ये है मेजर्ड या फिर ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो इन दो वैल्यू में जो डिफरेंस है दैट इज एरर। सो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू बेसिकली, या फिर मेजर्ड वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज एरर, राइट। अब एरर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। तो एरर कैन बी कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। एक है सिस्टमैटिक एरर, दूसरा है रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर का मतलब क्या, रिलेटेड टू सिस्टम बेसिकली। So in short, you can say systematic errors are introduced by an inaccuracy inherent to the system। मतलब जो भी मेजरिंग सिस्टम होगा हमारे पास, जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा हमारे पास, उसमें कुछ फॉल्ट है, या फिर उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग ह्यूमंस वी आर यूजिंग इट इन अ रॉन्ग वे, राइट। तो समथिंग रिलेटेड टू सिस्टम, जो एरर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की वजह से या सिस्टम की वजह से आ रहा है, दैट इज सिस्टमैटिक एरर। सो सिस्टमैटिक एरर्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय इनएक्यूरेसी, और ये इनएक्यूरेसी जो है इट कैन बी ईदर ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट प्रोसेस। या तो हम लोग ऑब्जर्वेशन गलत ले रहे हैं, या तो जो हमको प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए थी हम लोग वो फॉलो नहीं कर रहे, या फिर जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो डिफेक्टिव है। तो जो भी सिस्टम के साथ रिलेटेड है दैट इज सिस्टमैटिक एरर, ओके। एनीथिंग रिलेटेड टू सिस्टम दैट इज सिस्टमैटिक। रैंडम एरर ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। रैंडम एरर ना इंस्ट्रूमेंट की फॉल्ट से होता है, रैंडम एरर ना ह्यूमन की वजह से होता है। दिस इज समथिंग, फॉर एग्जांपल चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, जैसे मैंने आपको बताया था एक बार बीच में जब मैं आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे रहा था। तो फॉर एग्जांपल अभी बारिश के दिन है, तो कोई एक एक्सपेरिमेंट है जो नॉर्मली तब होना चाहिए जब देयर आर नो क्लाउड्स, मतलब मैं गर्मी में करने वाला हूँ या फिर विंटर्स में करने वाला हूँ फॉर एग्जांपल, राइट। तो इट वाज नीडेड कि वो एक्सपेरिमेंट जो है वो फॉर एग्जांपल गर्मी में मतलब हाई टेम्परेचर पे होना चाहिए, और मैंने सब सेटअप कर लिया और सडनली उस दिन क्लाउड्स आ गए और बारिश पड़ गई। तो जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, 2-3 डिग्री से डिफरेंस हो जाता है टेम्परेचर का, राइट। तो ये हमारा फॉल्ट नहीं है, ये सिस्टम का फॉल्ट भी नहीं है, ये रैंडम एरर है। तो ये एरर इसके लिए आया क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस होने चाहिए थे वो नहीं थे। तो हम लोग ऐसे एरर को मिनिमाइज नहीं कर सकते, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, क्योंकि हम तो कंट्रोल ही नहीं कर सकते ना, आई कैन नॉट कंट्रोल रेन, राइट। तो क्या करेंगे फिर ऐसे केसेस में, हम लोग n नंबर ऑफ रीडिंग ले लेते हैं, बहुत सारी रीडिंग लेते हैं, उसका एवरेज ले लेते हैं, और जो एवरेज होगा हम लोग वो मान लेते हैं कि ये हमारी रियल वैल्यू है, राइट। ओके, तो बेसिकली आइडिया ये है कि एरर क्या, एरर मतलब एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होगा वो एरर होता है। फिर एरर की हमने दो कैटेगरी बना ली, एक सिस्टमैटिक एरर जो कहाँ से आया, सिस्टम के फॉल्ट से आया, तो उसमें भी और 3 टाइप्स है वो देखेंगे। तो समथिंग रिलेटेड टू सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट होगा या फिर हम लोगों ने गलत तरीके से मेजरमेंट ली है, वो सिस्टमैटिक एरर में गया। रैंडम मतलब रैंडम, एनवायरमेंटल कंडीशंस, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस जो होने चाहिए थे वो नहीं है, तो वी कैन नॉट कंट्रोल इट। तो अब सिस्टमैटिक एरर में 3 टाइप से एरर आ सकते हैं।
पहला है इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है, या तो इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है तो उसका कैलिब्रेशन फॉल्टी है। मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय कैलिब्रेशन? फॉर एग्जांपल मैं एक थर्मोमीटर खरीद के लाया, अभी कोविड का बहुत चल रहा है, वैसे तो अभी वो गन यूज़ होता है, राइट, बट एनीवेज, ओके। तो एक थर्मोमीटर में लेके आया, तो जिस इसका जो जीरो है, राइट, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका जो जीरो है वो प्रॉपरली मतलब कैलिब्रेट होगा। जब 0 डिग्री हो तब 0 डिग्री दिखाना चाहिए, दैट इज व्हाट इट मीन्स, करेक्ट। जब 37 डिग्री है 37 डिग्री दिखाना चाहिए। अगर ये जीरोइंग बोलते हैं इसको, अगर ये कैलिब्रेशन ही फॉल्टी है, 0 डिग्री पे मुझे वो 1 डिग्री बता रहा है, राइट, when it is actually 0 degree it is showing me 1 degree because of faulty construction of that instrument। तो ये एरर सिस्टम में क्यों आया? इंस्ट्रूमेंट की वजह से आया, तो इसके लिए बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। पर ये सिस्टम का एरर है जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आया है, तो इट गोज इनटू इंस्ट्रूमेंटल एरर। अनदर एग्जांपल वेइंग मशीन। अभी हम लोग वेइंग मशीन लेके आए, ओके, और इस वेइंग मशीन पे हम लोगों ने कुछ रखा ही नहीं है, तो दिस इज सम काइंड ऑफ वेइंग मशीन। अज्यूम ये वेइंग मशीन है एंड देयर इज नथिंग ऑन इट। यहाँ पे मीटर है, तो ये रीड करता है फ्रॉम लेट अस से 0, 10 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, बीच में लाइंस होंगे, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, ओके। तो जब मैंने इस पर कुछ नहीं रखा तो मुझे 0 किलोग्राम मिलना चाहिए, राइट। पर अगर ये इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन फॉल्टी है, कैलिब्रेशन मतलब सेटिंग फॉल्टी है बेसिकली, राइट। कैलिब्रेशन फॉल्टी मतलब जब जीरो, उस पर कुछ रखा है नहीं तो जीरो दिखना चाहिए और वो दिख नहीं रहा है, हमको दिख रहा है लेट अस से 1 किलोग्राम। दिस इज अ फॉल्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ओके। नेक्स्ट और एक एग्जांपल ले सकते हो, मिली एम्पियर, मतलब एमीटर बोल सकता हूँ मैं, जिससे आप करंट मेजर करते हो। मैंने वो एमीटर को सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग वो जो एमीटर होगा मुझे वो 0 एम्पियर का रीडिंग देना चाहिए, राइट, क्योंकि मैंने अभी तक इसको सर्किट में कनेक्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी ये 3 एम्पियर का रीडिंग बता रहा है। 3 मिली एम्पियर, एम्पियर जो भी आपका स्केल होगा उसके हिसाब से। तो दिस इज अगेन फॉल्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इन शॉर्ट, इंस्ट्रूमेंटल एरर अराइजेस ड्यू टू डिफेक्टिव कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट जो लिया है उसमें कैलिब्रेशन मतलब जीरो स्केल, जीरोइंग प्रॉपर नहीं है, राइट। दूसरा होता है डिफेक्टिव सेटिंग की वजह से, तो एरर ड्यू टू डिफेक्टिव सेटिंग, या फिर एरर ड्यू टू imperfection in experimental technique, due to imperfection in experimental technique। Basically I don't use this word imperfection due to experimental technique, मैं इसको बोल देता हूँ ड्यू टू डिफेक्टिव सेटिंग। डिफेक्टिव सेटिंग का मतलब क्या? एग्जाम्पल, इंस्ट्रूमेंट का कोई फॉल्ट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली कैलिब्रेटेड है, राइट, इंस्ट्रूमेंट का कोई फॉल्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वही वेइंग मशीन का आप ले लो, राइट, वेइंग मशीन जीरो दिखाना चाहिए था जब मैंने कुछ रखा नहीं है, जीरो लोड है तो जीरो रीडिंग होना चाहिए। अब मैंने इस पे एक वेसल रख दिया जिसमें मैं आई विल पुट समथिंग एंड मेजर, फॉर एग्जांपल शक्कर डाल दी, ऑयल डाल दिया, XYZ जो भी चीज़ होगी डाल दी, और मैं इसको मेजर कर रहा हूँ, राइट। और मैंने क्या किया कि ये वेसल को मैंने अपने हाथ से पकड़ा हुआ है, तो समझ लेना ये मेरा हैंड है बेसिकली। तो मेरे हाथ का भी उसमें एक एरर आ जाएगा, क्योंकि मेरा हाथ का भी कुछ वजन वहाँ पे काउंट हो जाएगा, इट विल बी काउंटेड। ये सब जाते हैं इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में। तो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से यू शुड नॉट बी होल्डिंग सच थिंग्स इन योर हैंड, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, अगर हमको किसी चीज़ का वॉल्यूम मेजर करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक
ट्यूब है जिसमें मुझे 100 ml तक भरना था और 100 ml तक फिल करने के बाद मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करना था, राइट। तो मैंने क्या करना चाहिए, इसको वर्टिकली हेल्ड करना चाहिए, एग्जैक्टली वर्टिकल होना चाहिए और उसमें लिक्विड डालना चाहिए एंड देन आई शुड बी चेकिंग कि 100 ml हुआ कि नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस ट्यूब को प्रॉपरली वर्टिकल होल्ड नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसको ऐसा टेढ़ा करके रखा है और मैंने उसको टिल्ट करके रखा है और फिर मैं उसमें लिक्विड फिल कर रहा हूँ और फिर मैं 100 ml तक रीडिंग लाने के बाद आई एम पुट टेकिंग इट फॉर एक्सपेरिमेंट, ओके। तो दिस काइंड ऑफ एरर्स आर नॉट फॉल्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो स्केल होगा आपके पास ट्यूब के ऊपर, ये स्केल प्रॉपर था, कोई गलती नहीं थी, स्केल वॉज करेक्ट, राइट। तो जो सेटिंग हमने करनी चाहिए थी हमने प्रॉपर नहीं की, हमने पहले वर्टिकल रखना चाहिए था ट्यूब को और लिक्विड फिल करना चाहिए था, हमने टिल्ट करके भरा है। तो दीज आर ऑल ड्यू टू इम्प्रॉपर सेटिंग्स और इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। टू टाइप्स ऑफ एरर। तीसरा और है जो मैंने बताया, पर्सनल एरर। वेल बाय द वे, ये चीज़ आप बोल सकते हो कि पर्सनल एरर भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग करेंगे तो पर्सनल एरर, राइट। पर अगर मैंने ऐसा मशीन बनाया है कि जो मशीन कर रहा है ये सब चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट नहीं, इंस्ट्रूमेंट इज फॉर मेजरमेंट, मशीन इज फॉर डूइंग सम काइंड ऑफ ऑपरेशंस, ओके, राइट। तो इफ अ पर्सन इज डूइंग दिस मिस्टेक, दिस विल गो इनटू पर्सनल एरर। अगर पर्सन वो हाथ में ट्यूब भर के उसमें पानी डाल रहा है, जो भी है, व्हाटएवर इट इज, दैट विल गो इनटू पर्सनल एरर। डेफिनेटली तीसरा टाइप का एरर जो है पर्सनल एरर है, मैंने आपको पहले भी बताया था। हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करना है, उस एक्सपेरिमेंट में हर 10 सेकेंड के बाद हम लोगों को मेजरमेंट लेना चाहिए टेम्परेचर का। फॉर एग्जांपल, मैं एक लिक्विड बॉईल कर रहा हूँ, मैंने थर्मामीटर डाल के रखा है और मुझे हर 10 सेकेंड के बाद उसका टेम्परेचर लेना है। मैंने पहले 10 सेकेंड के बाद लिया, फिर मैंने 10 सेकेंड के बाद लिया, फिर मैं दोस्तों के साथ गप्पे लगाने लग गया, फिर 11 सेकेंड के बाद लिया, फिर अगली बार मैंने 13 सेकेंड के बाद लिया, फिर मुझे याद आया कि 2 बार मैंने ज़्यादा टाइम के बाद लिया, तो अब जल्दी ले लेते हैं, फिर 7 सेकेंड के बाद ले लिया हमने। तो ये जो एरर्स है ये पर्सनल एरर्स है, राइट। तो ये जो एरर्स होते हैं, सिस्टमेटिक एरर जिसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, पर्सनल एरर है, ये मिनिमाइज हो सकते हैं। कैसे? अगर इंस्ट्रूमेंटल एरर है मतलब फॉल्टी कैलिब्रेशन है, तो मैं वो इंस्ट्रूमेंट को रिप्लेस करके आऊँगा। वाई आई विल बी यूजिंग फॉल्टी एमीटर, आई विल जस्ट गो एंड रिप्लेस इट। Why I should be using faulty thermometer, I can replace it. I can replace faulty weighing machine. It can be minimized. Imperfections in experimental technique, हम लोग प्रॉपर रूल्स जो गाइडलाइन दी है वो फॉलो करेंगे तो ये एरर भी हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। पर्सनल एरर भी हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, राइट, बाय बीइंग सिंसियर, डिसिप्लिन्ड, राइट। तो हम लोग बराबर 10 सेकेंड के बाद ही मेजर करेंगे, तो दिस कैन बी मिनिमाइज्ड। And as I told you earlier, random errors cannot be minimized. So जो minimize नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे? मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। मुझे ए और बी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए था, राइट। डोंट टेक इट इन अ वे ऑफ रैंडम एरर, ये रैंडम एरर नहीं है, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ओके। तो मैंने एक स्केल लिया, ए और बी का डिस्टेंस मेजर किया स्केल से, मुझे मिल गया 5.11 सेंटीमीटर। फिर मेरे फ्रेंड ने बोला तेरा स्केल ख़राब है, मेरा स्केल ज़्यादा महंगा वाला है तो वो सही। तो फिर हमने मेजर किया, 5.10 मिल गया। फिर तीसरा फ्रेंड आया, तुम दोनों का ही ख़राब है, दिस इज़ समथिंग ब्रांडेड, मैं अब्रॉड से लेके आया। अपने आप ये मेंटेलिटी थोड़ी ख़राबी है, एनीथिंग विच कम्स फ्रॉम अब्रॉड इज़ गुड। आई एम सॉरी टू से, मैं खुद अब्रॉड से आया हूँ, बट दैट्स नॉट गुड फॉर इंडियंस। एनीवेज, फॉरगेट अबाउट दैट थिंग। तो फिर मैंने मेजरमेंट लिया तो 5.09 आया। अब आई एम इन अ डायलेमा कि मैं कौन सी रीडिंग को करेक्ट मानूँ अब, राइट। तो मैं मिनिमाइज तो नहीं कर सकता ना इसको, फिर क्या करेंगे, हम लोग मीन ले लेंगे, हम बोलेंगे ठीक है ना तेरा ना मेरा, लेट्स टेक मीन। तो जो भी आएगा 5.09 प्लस 5.11 इज 10.20 एंड 10.20 प्लस दिस इज 15.3। तो 15.30 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, मीन ऐसे ही लेते हैं हम लोग। तो ये जो आएगा दैट विल बी टेकन टू बी करेक्ट वैल्यू। और वैसे करने की ज़रूरत भी नहीं थी मुझे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 2, 3, 4 मीन इज मिडल वैल्यू, 4, 5, 6 मीन इज मिडल वैल्यू। तो यहाँ पे भी वही था,
5.09, 5.10, 5.11 मीन इज मिडल वैल्यू, तो 5.10 आने वाला था वो तो, राइट। तो रैंडम एरर जब हम लोग मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं तो हम लोग बहुत सारे रीडिंग्स ले लेते हैं और हम लोग एवरेज ले लेते हैं एंड वी से दैट इज ट्रू वैल्यू। ओके, तो दिस इज इट फॉर टुडे एंड कल आपका रिजल्ट है शायद, शायद मतलब एज फार एज आई नो, और सोहम ने बताया भी मुझे। एनीवेज लेट मी जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग।